बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैर ऑफिस से हैं, ठीक ठाक हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा प्रीवियस लेक्चर जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था अबाउट द चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक वो आप लोगों को समझ आया होगा और बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलीव दैट कि आप लोगों ने भी अटेंटिव होकर लेक्चर लिया होगा और जितनी बातें मेरे पास थी जो मैंने इंटरनेशनल बुक से जो है वो पढ़ी थी और जो मैं समझता था कि आप लोगों को बताना इम्पोर्टेंट है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्री टेस्ट के ले लें आप या पॉइंट ऑफ व्यू से या बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं समझता था कि आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। वो सारी बातें मैंने आपको डिलीवर कर दी। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो ज़रूर 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 अपने आप जो है वो क्लास फेलो से जो है वो शेयर करें। ज़ाहिर बात है, एक अच्छी चीज़ है मेरी। देखें, मैं आप लोगों को से सारी नॉलेज जो है वो विदाउट एनी कॉस्ट शेयर कर रहा हूँ, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी मुझे जो है वो शेयर करें। उससे आपका कुछ भी जाने वाला नहीं है, ना यूट्यूब आपसे कुछ ले लेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि मुझे कुछ ना कुछ दे ज़रूर देगा, और देन दैट्स माई राइट, और वो मेरा राइट बनता भी है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आप इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिस तरह से बाकी सब लोग कहते हैं। तो इंशाअल्लाह ये नॉलेज का सिलसिला जारी रहेगा। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स और ह्यूमन बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो मैंने आप लोगों को बताया था। आज हमारे पास जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ हम डिस्कस करेंगे। चलाइए इसको हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक में। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक इकट्ठा लिखा है क्योंकि हम इसको डिफाइन कर चुके थे सारा। टॉपिक जो है आज हमारे पास वो है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, ये हमारे पास स्टूडेंट आज का टॉपिक है कूलम्स लॉ। अब आप लोग माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, एक साल आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में लगा लिए कॉलेज लाइफ में, और अब आप लोग सेकंड ईयर में हैं। और अब ये मत पूछा करेंगे सर ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अंडरस्टूड सी बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे बड़ी उससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, मेरे बच्चों, आप लोग सोचें कि आप लोग जो है वो एग्जामिनर हैं और आप लोगों ने यही लॉ जो है वो एग्जाम में देना है। तो ज़रा बताएं आप लोग किस स्टेटमेंट में क्वेश्चन देंगे। बताएं ज़रा, रिकॉल करें आप खुद। हाँ जी, लॉ है तो क्या बोलेंगे? डिफाइन? बिल्कुल भी नहीं, लॉ की डेफिनेशन तो होती नहीं है। फिर क्या बोलेंगे? स्टेटमेंट। यस, किसने कहा स्टेटमेंट? क्या कहेंगे? स्टेट कूलम्स लॉ या स्टेट एंड ब्रीफली एक्सप्लेन कूलम्स लॉ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने हर क्वेश्चन, हर टॉपिक का क्वेश्चन मेरे बच्चों आप लोगों ने खुद बनाना है। आप लोग माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, एक साल तो कम से कम बड़े हो गए ना कॉलेज लेवल में आके आप लोग। तो आप लोगों ने अब हर क्वेश्चन आप लोगों ने खुद बनाना है। यहाँ पे कूलम्स लॉ हमारे पास जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और जब हमने लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है तो हम उसको बड़ा अच्छा सा प्यारा सा करके पप्पू शप्पू बना के, पाउडर शोडर लगा के, सुर्खी पाउडर है, परफ्यूम छिड़क के, और हेयर स्टाइल बना के पेश करते हैं। अगर ये ना काम किया ना सारा, तो एग्जामिनर जो है वो आपके पेपर से ज़रा भी इंप्रेस होने वाला नहीं है। नॉलेज भी होना चाहिए हमारे पास, नॉलेज ज़रूर हम नॉलेज लेंगे आप लोगों के साथ साथ मिल रहा है, लेकिन पेपर के अंदर जान भी होनी चाहिए कि एग्जामिनर देखे उसकी आंखें खुल जाएं। वो वैसे चेक ना करो, हाँ जी जी 5 3 नंबर दूंगा, 4 नंबर दूंगा ना। पेपर जाए उसकी आंखें खुल जाएं भी कोई पेपर है सामने। तो इस तरह से पेपर लिखना है आप लोगों ने। तो उसके लिए आप लोगों को हर लॉन्ग क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है, एक हेडिंग्स का पैटर्न होता है। सबसे पहले अपना हेडिंग्स का पैटर्न आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन में बनाना स्टार्ट करें। तो एट फर्स्ट इसमें आप जो है स्टूडेंट्स, आप लोग राइट डाउन करेंगे इंट्रोडक्शन लॉ में, इंट्रोडक्शन। और उसके बाद सेकंड हेडिंग, चलिए यहाँ मैं नंबरिंग कर देता हूँ इसको, दैट्स गुड फॉर इन केस फॉर नंबरिंग। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 स्टेटमेंट, नंबर 3 मैथमेटिकल फॉर्म,
मैथमेटिकल फॉर्म। नंबर 4 कांस्टेंट एंड इट डिपेंडेंस, कांस्टेंट एंड इट्स डिपेंडेंस। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ ये 4 हेडिंग्स करेंगे। उसके बाद 5th हेडिंग FES म्यूचुअल फोर्स, FES म्यूचुअल फोर्स। नंबर 6 इफेक्ट ऑफ मीडियम, इफेक्ट ऑफ मीडियम। तो स्टूडेंट्स ये आज हमारी जो है वो सारी की सारी हेडिंग्स होंगी जो आज हम डिस्कस करेंगे। इन हेडिंग्स को डिस्कस आज हमारा जो टॉपिक रहेगा, मैंने जैसे आपको बताया कि इन्हीं 4 में फोकस रहेगा। तो आज हम इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म और कांस्टेंट एंड इट डिपेंडेंस से बात करेंगे। इसका हम लेक्चर नंबर पार्ट 2 बनाएंगे, जिसे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे इसको। जी स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन से पहले, बिफोर इंट्रोडक्शन, ये स्लाइड जो मैं आप लोगों को सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जस्ट इंफॉर्मेटिव स्लाइड है। इसमें हम चार्ज की कुछ टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ये आप अभी तक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पे टाइप्स ऑफ चार्जेस को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ चार्जेस, ये चार्जेस किसी और टाइप की सेंस में, जिस तरह देखें आप लोगों ने क्वांटिटीज पढ़ी हुई हैं। कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं? बेस और ड्राइव। लेकिन अगर हम इनको डायरेक्शन की बेस पे डिफाइन करें तो फिर क्या आ जाएगा? स्केलर, वेक्टर, फेजर, टेंसर। तो इसमें टाइप्स ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वो उनकी कैंसिलेशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर है। लेकिन टाइप्स ऑफ चार्जेस यहाँ पे जो हम ले रहे हैं वो हम उनकी फील्ड की प्रॉपर्टी पे ले रहे हैं कि फील्ड कैसा होगा। तो नंबर 1 पॉइंट चार्जेस। पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं? नंबर 2 टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? एंड नंबर 3 सोर्स चार्ज। इन 3 चीजों का, 3 चार्ज का हमारे पास कॉन्सेप्ट होना कूलम लॉ से पहले बहुत जरूरी है। देखें स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको थोड़ा सा वर्कआउट ये करना पड़ेगा। देखिए, मैंने यहाँ पे आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए 2 मैग्नेट्स लिए इन फॉर्म ऑफ स्फेरिकल लाइक दिस। ये आपके पास स्फेरिकल फॉर्म में है, और अगर आप इनसे अगर करना चाहें तो आप पूरा कूलम्स लॉ समझ सकते हैं। कैसे? एक देखिए, आप इसको ऐसे कर रखें, आपको हर तरफ फोर्स फील्ड होगा। तो इस मीन कि ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। आप इनको, इन केस ये है मैग्नेट, लेकिन यू कैन अंडरस्टैंड लाइक इट इज, दीज आर लाइक मैग्नेट्स। तो ये आपको दिख रहे हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर, देखें मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये इसको फोर्स लगाता है यहाँ से भी। अब ये जो है, ये आपके पास इनका एक फील्ड क्रिएट है हर तरफ, दोनों का ही। अगर मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये भी ऐसे करेगा, देखा आपने? तो ये यहाँ पे ये दोनों एक जो खींच रहे हैं, इनका फील्ड आप लोगों को फील हो रहा है। इट इज, दीज आर सोर्स चार्जेस। इनका डिस्टेंस इनके फील्ड से कम है। अगर हम इनका डिस्टेंस लार्ज कर दें, दूर ले जाएं, और अब मैं छोड़ूं इनको, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अगर हमारे पास चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा जो है वो लार्ज है, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि वो एज अ पॉइंट चार्ज एक्ट करेंगी। उनका फील्ड बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो ऐसे चार्जेस जिनका फील्ड बहुत ज़्यादा वीक हो एज कम्पेयर टू देयर, यहाँ हमारे पास 2 चार्जेस जिनके डिस्टेंस जो है एज कम्पेयर टू देयर साइजेस बहुत ज़्यादा हो, उन्हें हम पॉइंट चार्जेस बोलेंगे। ये पॉइंट चार्जेस अभी आपको मैं और फर्दर भी एक्सप्लेन करूँगा। तो पॉइंट चार्ज हमारे पास एक स्मॉल चार्ज हो गया, स्मॉल चार्ज कह लें आप, इसकी स्मॉल चार्ज हो गया, इसका वीक फील्ड है। इट कैन नॉट इफेक्ट एनी अदर फील्ड ऑफ अनदर चार्ज। ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है। टेस्ट चार्ज भी पॉइंट चार्ज होता है। पॉइंट चार्ज बट पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। इसको हम जब नाम से लिख रहे हैं, नाम से टेस्ट लिख रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये टेस्ट करने के लिए यूज होता है कि आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पे है या नहीं है। उसके बाद सोर्स चार्ज है, जाहिर बात है जो लार्ज
बिग चार्ज हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, इसका स्ट्रॉन्ग फोर्स रखता हो, तो ये हमारे पास है वो सोर्स चार्ज होगा। तो ये चार्जेस पहले समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास ये मैग्नेट्स नहीं है तो यकीन माने आप ये मैग्नेट ले लें सफेरिकल, तो आपको मार्केट से इजीली किसी बुक सेंटर से मिल जाएंगे, आप ये परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में मैंने आप जैसे हेडिंग बताई थी। पहले नंबर 1 हमारी हेडिंग है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में अगर आप लोग देखें तो इंट्रोडक्शन में हमें लिखना है कि हाँ जी कोलम्स ने ये ला जो है वो कब कब दिया था और कोलम्स क्या थे। तो हमारी बुक में लिखा हुआ है कोलम्स वाज अ फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर, फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे। फर्स्ट टाइम इन्होंने ला दिया, फर्स्ट टाइम क्वांटिटेटिव about electrostatic force in 1784 by Charles Augustin de Coulomb। ये सारी वो बातें हैं जो हमारी बुक में लिखी हुई हैं कि ये साइंटिस्ट ने ये ला तब तब दिया, लेकिन ये मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता। डू यू नो व्हाई? क्योंकि इसमें हमारे पास कोई इंट्रोडक्शन में कोई इतनी मजे की बात नहीं, इसने काम कैसे किया, ये हमारे पास लाभ बना कैसे। तो अगर मैं इसको देखें, आप लोग इसको समझें जरा। ये ला जो है 1784 में, और न्यूटन को भी आप अच्छी तरह जानते हैं। न्यूटन जो है वो कब आए थे? न्यूटन जो है वो 16th सेंचुरी में आए थे। ये कब आ रहे हैं? 17th सेंचुरी में आ रहे हैं। तो न्यूटन जो है इससे पहले आ चुके थे। न्यूटन की सेंचुरी है 16, तो न्यूटन इसके क्या लगे? अंकल कह रहे हैं। समटाइम आई आस्क माय क्लास कि हाँ जी न्यूटन इससे क्या लगे, तो बच्चे कहते हैं सर इसके अब्बू लगे। तो भाई अब्बू तो नहीं, खैर अंकल कह लेते हैं। तो आपको मैं एक बात बताता हूँ, न्यूटन इससे 100 साल पहले आ चुके थे। और न्यूटन का एक बड़ा कारनामा था कि न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया हुआ था, Fg(m1 m2 over r²। This law of gravitation, what are m1 and m2? Any masses in the universe, and these are also point masses। ये कौन से मैसेज हैं? ये पॉइंट मैसेज हैं। अब पॉइंट मैसेज क्या होते हैं? देखें, जो मेरी बॉडी का मैस है, अब यहाँ पे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट। देखिए हमारी बॉडी है, न्यूटन जी कहते हैं ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रखती है। मेरे पास मेरी सराउंडिंग में और चीजें हैं, व्हाइट बोर्ड है और चेयर है, टेबल है, वो सारी की सारी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन रखती हैं। लेकिन वाई आई कॉन्ट फील दैट? बिकॉज दे आर नॉट मैसिव। लेकिन अर्थ का मैस अगर देखें, अर्थ का मैस इज वेरी लार्ज। लेट बी से, अगर मैं मुल्तान में रहता हूं, अगर आप लोग मुझे जानते हैं, तो लेट बी से मेरा मैस जो है वो अल्लाह रहम करे, मैं कहता हूँ जी 100 kg है, जो इस वक्त है नहीं, मैं वैसे सपोज कर रहा हूँ 100 kg है। और कोई बड़ी बिल्डिंग सोच लें आप, बड़ी बिल्डिंग जिसका मैस जो है वो बहुत ज्यादा हो, आप सोच लेंगे प्लाजा सोच लेंगे, बिल्डिंग सोच लें। मुल्तान वालों को मैं कहता हूँ कि माल ऑफ मुल्तान सोच लें, तो माल ऑफ मुल्तान का वजन लेट बी से मैस, वजन नहीं, वजन मैस का लेट बी से 1 लाख kg है। 1 लाख kg, बड़ा बड़ा सोचे ना, बड़ा 1 लाख kg, 10⁶ kg, 10⁶ kg। तो ये हमारे पास 1 लाख हो गया। ऐसे ही है 10⁶ kg। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 होते हैं। जाग रहे हैं ना आप लोग? 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। यहां पे कितना लिखा हुआ है? 6। तो ये कितना बन गया? 10 लाख। 10 लाख कर लेते हैं। मैंने कहा था ना बड़ा सोचें, तो 10 लाख kg कर लिया हमने। अब देखें 10 लाख kg है, अब ये टोटल कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं कितना? 10⁸ kg। जी की वैल्यू क्या है? जी की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अब देखें जब ये g m1 m2 से मल्टीप्लाई होगा, 10⁸ इधर है, -11 इधर है, तो फोर्स की वैल्यू किस में आ जाएगी? 10⁻³ की फॉर्म में आ जाएगी। इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू
फॉर माई मैस एंड माल ऑफ मुल्तान। माल ऑफ मुल्तान एक बड़ा प्लाजा है मुल्तान के अंदर, लेकिन उसकी फोर्स भी मैं अगर उसके पास सामने खड़ा हो जो माल ऑफ मुल्तान के किसी बड़ी बिल्डिंग के लेट से, अगर आप लाहौर में रहते हैं तो आप जो है वो सिद्दीक टावर के सामने जाकर खड़े हो गए हैं, ठीक है, गुलबर्ग में, और आप कह रहे हैं मीनार पाकिस्तान के आगे जाकर खड़े हो गए हैं, हाँ मीनार पाकिस्तान में खींच के वखा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई, उसका मैच बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। आप में और मीनार पाकिस्तान में या माल ऑफ मुल्तान में या सिद्दीक टावर में या कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसमें उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जो आप फील कर सकें। हाँ, अर्थ का क्यों फील होता है, क्योंकि मैस ऑफ अर्थ जो है दैट इज 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 24 kg। अब 24 माइनस 11 प्लस 13 बचता है, तो अर्थ का फोर्स आपको 10 रेज़ पावर 13 की फॉर्म में खींचता है नीचे, तो इसलिए हमें अर्थ का फोर्स दिखता है। सो इट इज द केस ऑफ मेरी बॉडी पॉइंट मैस है, कोई भी अर्थ पे बिल्डिंग है दैट इज एक्टिंग लाइक अ पॉइंट मैस, बट अर्थ इज अ सोर्स मैस। तो यहां से आप पॉइंट मैस, सोर्स मैस का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। तो ये यहां तक जो है वो देखें, ये न्यूटन ने काम किया था, न्यूटन इससे पहले आए थे। तो न्यूटन भाई इसके ख्वाबों में जाते थे कोलम्स के, वो कहते थे भैया उठ, क्योंकि लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था मैटर की दो प्रॉपर्टीज है, मैटर के पास क्या होता है, चार्ज होता है और मैस होता है। अब मैस पे तो न्यूटन काम कर चुके थे, चार्ज के ऊपर काम कर रहे थे कोलम, तो कोलम के ख्वाबों में जाते थे न्यूटन, भैया उठो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे उठो, आप चार्ज पे काम कर रहे हो तो ऐसा करोगे जिस तरह मैंने लॉ बनाया है आप भी उसी तरह बना दो। उन्होंने कहा जी हाँ जी ठीक है अंकल मैं बना देता हूँ, एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अगर आप ये सोचेंगे काश हम भी 17वीं सदी में पैदा होते और न्यूटन हमारे ख्वाबों में आते तो आज हम भी अपना लॉ पढ़े होते, हमारी भी किताबों में नाम होता है उमर्स लॉ, इस तरह का ताहिर लॉ जिसका नाम ताहिर है, जिसका नाम अहमद है अहमद लॉ, तो कुलम लॉ तो ना होता, हमारा लॉ होता। अगर आप फीमेल हैं तो लेट भी से आप कह रहे थे समीनाज लॉ, रुखसानाज लॉ, तहमीनाज लॉ, अरीशा लॉज, अरीशाज लॉ, इस तरह के नाम होते हैं आप लोगों के। लेकिन भाई बात इतनी सी नहीं थी कि कोलम के ख्वाबों में न्यूटन आते थे, तो इन्होंने कहा हाँ जी अंकल ठीक है आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, आपके लॉ की तरह मैंने ये लॉ बना दिया, क्योंकि इसमें भी कांस्टेंट है इसमें भी कांस्टेंट है, इसमें मैसेज है इसमें चार्जेस हैं, इसमें आर स्क्वायर है इसमें भी आर स्क्वायर है, तो बाफर्क तो कोई ना रहा। लेकिन आप लोगों को बताता चलूं कि कोलम्स का काम था, कोलम्स ने इसको एम्पिरिकल लॉ जो है ये कोलम्स ने इसको एक्सपेरिमेंटली जो है वो कैलकुलेट किया, ये इसने इक्वेशन तो दी तो, लेकिन इसने कैलकुलेट किया एक्सपेरिमेंटली। तो यहां पे आपके पास स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में 2 पॉइंट्स और आगे, इंस्पायर्ड बाय न्यूटन, इंस्पायर्ड बाय न्यूटन, न्यूटन से इंस्पायर्ड जरूर था, उसके लॉ से Fg(G)(M1 M2 ओवर आर स्क्वायर। और इसने, अब आप कहेंगे सर इसने, आप कह रहे थे इसने एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट में कोई ऑपरेटर्स भी तो यूज किया होगा, क्या नहीं किया होगा, हाँ जी किया यूज, इसने किया टॉर्शियन बैलेंस यूज किया, इसने टॉर्शियन बैलेंस यूज किया जनाब ने कोलम्स ने। अब टॉर्शियन बैलेंस क्या होता है, नेट पे सर्च करें फौरन, बाकी सारी चीजें तो सर्च करते हैं ना, तो टॉर्शियन बैलेंस भी सर्च करें कैसा दिखता है क्या होता है। तो टॉर्शियन बैलेंस भी एक डिवाइस है जो कोलम ने यूज की, तो न्यूटन वाले ख्वाबों में जाते थे, ये बात ठीक है, लेकिन सेम टू सेम कॉपी किया ये बात भी ठीक नहीं है, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली डिड्यूस किया ये लॉ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये भी तो हो सकता ना कि कॉलम ऐसे भी तो लिख सकते के Q1 प्लस Q2 हो सकता था, ये भी तो लॉ हो सकता था, फिर वाई नॉट, क्योंकि उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो स्टूडेंट ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा इंट्रोडक्शन बनेगा आप लोगों का, जो आप 3 से 4 लाइन में लिखेंगे, जैसा कि मैं बोल के बता रहा हूं। द फर्स्ट क्वांटिटेटिव मेजरमेंट about electrostatic force was made by Charles Augustin de Coulomb in 1784. He was a French military engineer. He was inspired by Newton's law of gravitation. He used torsion balance for their law. तो ये आप लोग जो है वो सारा इंट्रोडक्शन में राइट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड हेडिंग जो है आप लोगों के पास वो आ जाएगी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट अब यह वेरी सिंपल, आप लोगों ने जो है वो देखा कि प्रीवियस पेज के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का चार्जेस के प्रोडक्ट के साथ क्या लिखना है, डायरेक्टली
और डिस्टेंस के स्केयर के साथ क्या है, इनवर्सली। इसको इनवर्स स्केयर लॉ भी बोलते हैं, ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है, इनवर्स स्केयर लॉ। तो इनवर्स स्केयर लॉ जो है वो ये फॉलो करता है। तो स्टेटमेंट बुक में लिखी हुई, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। वो स्टेटमेंट आप एज इट इज जो है राइट डाउन करेंगे। नंबर 3 मैथमेटिकल फॉर्म थी, मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म। तो मैथमेटिकल फॉर्म भैया सिंपल जो हमने स्टेटमेंट में पढ़ा वही लिखनी है। क्या लिखना है, एफ ई प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और एफ ई प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इसको अब नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अगर इन दोनों को इकट्ठा करते हैं, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ई प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। Q1 Q2 एक्चुअली है क्या, अब यहां पे डायग्राम भी बना देते हैं। Q1 एक ये चार्ज पड़ा हुआ है और Q2 ये चार्ज पड़ा हुआ है, इन दोनों के दरम्यान लगने वाला फोर्स है। और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ये पॉइंट चार्जेस हैं। दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। ये मैं आपको लास्ट पे टास्क भी दूंगा कि लिमिटेशन क्या है कूलम्स लॉ की, आप उसमें बताएंगे। तो ये खैर मैथमेटिकल फॉर्म चल रही है हमारी। अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करते हैं यहाँ से, तो हमारे पास इक्वालिटी और कांस्टेंट आता है। एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास जो के कांस्टेंट है, इसको हम भाई डिफाइन करते हैं। इसके बाद वेक्टर फॉर्म है, इन वेक्टर फॉर्म, चूंकि फोर्स वेक्टर है स्केलर है, वेक्टर है, तो इन वेक्टर फॉर्म भी लिखना पड़ेगा भैया इसको, इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म के लिए एफ ई के ऊपर वेक्टर आ गया, यहां पे के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये किस में आ गई, वेक्टर फॉर्म में आ गई। वेक्टर फॉर्म में जरा देखेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड है एफ ई और ये वाली साइड कौन सी है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर लगाया तो राइट हैंड साइड पे क्या करेंगे, सोचें क्या करेंगे हम। हाँ जी, राइट हैंड साइड पे भी वेक्टर लगाएंगे। कौन सा वेक्टर लगाएंगे, यूनिट वेक्टर, जो आप लोगों ने फर्स्ट सेम में पढ़ा था। तो यूनिट वेक्टर में पढ़ा था ना आप लोगों ने कि कोई किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। तो यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर आ गया। अब आर यूनिट वेक्टर तो हमने लिख दिया, लेकिन भैया इसकी डायरेक्शन किधर होगी, मैग्नीट्यूड होगी इसकी 1, लेकिन डायरेक्शन किधर होगी इसकी, तो डायरेक्शन बतानी है भाई किधर होगी। और यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताऊंगा एमसीक्यू जैसा, जो इंटरव्यू टेस्ट के लेवल पे बच्चे करते करते रह जाते हैं और सोचते हैं कि ये इसका आंसर तो हमें कैलकुलेट करना ही नहीं था, हम ऐसे ही कैलकुलेशन में पड़े हुए थे। हाँ जी, डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्जेस, सेंटर ऑफ चार्जेस। अब इसका मतलब क्या है, लिख मैंने दिया यहां पे, देखें, लेट मी से ये चार्ज Q1 है, इट इज से टू बी पॉजिटिव, और एक दूसरा चार्ज है यहां पे पॉजिटिव Q2, ये भी पॉजिटिव है। इन दोनों को एक लाइन मिला रही है, सेंटर, सेंट्रल फोर्स है। एक और बात भी आ गई, ये सेंट्रल फोर्स सेंटर से लगती है भाई, मंथ के अंदर से लगती है सेंटर से, तो ये सेंट्रल फोर्स है, ये भी याद रखेंगे आप, ये डिस्टेंस आ रहा है। अब आपको पता है कि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो अगर इसके ऊपर रिपल्शन फोर्स लग रही है तो इस तरफ लगेगी, और इसके ऊपर अगर फोर्स लग रही है तो वो इसको इस तरफ लगेगी। ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये लाइन, ये फोर्स सिर्फ इसी के आपको अलोंग दिखेगी, इसके साथ किसी भी एंगल पे नहीं होगी, 90 डिग्री एंगल पे नहीं होगी, सिर्फ कहाँ होगी, जो लाइन मिला रही है उसी के बिल्कुल पैरेलल होगी, उसके बिल्कुल अलोंग हो सकती है बस, उसके अलावा किसी भी एंगल पे नहीं होगी। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री नहीं होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आते हैं डी के अंदर कि दो चार्जेस हैं, इसका मैग्नीट्यूड है 10 कूलम,
इसका मैग्नीट्यूड है जी 100 कूलम, ये डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है जी 1 मीटर। और आपसे पूछा जाता है कि बताएं जो लाइन इनको मिला रही है उसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे फोर्स कितना होगा। अब बच्चे जनाब फटाफट निकालते हैं कैलकुलेटर, अगर इंटरमीडिएट में तो कैलकुलेटर निकालेंगे, एनी टेस्ट में बैठे हुए तो फौरन से ना पेंसिल निकालेंगे, कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे, हाँ जी जो आंसर है टिक कर देंगे। और जब बाद में भाई रहेंगे तो कहेंगे भैया तो परपेंडिकुलर था, इसको तो कैलकुलेट नहीं करना था भैया। कैलकुलेट मैंने बताया सर ने कि भाई फोर्स सिर्फ अलोंग होती है, परपेंडिकुलर नहीं होती, नहीं होगी। तो यहाँ पे फोर्स कितना है भैया 0, यहाँ पे फोर्स नहीं है, आंसर 0 था। अब कैलकुलेट करके लगा के बैठ गए। तो ये बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तो ये सारा हमने अब यहाँ तक जो डिस्कस किया वो हमने देखें, इसकी इंट्रोडक्शन, उसके बाद क्या थी स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म और डायरेक्शन की बात की। हाँ जी, अब हमारे पास फोर्थ हेडिंग कांस्टेंट एंड इट डिपेंडेंस, कांस्टेंट एंड इट्स डिपेंडेंस, या डिपेंडेंस करने आप। कांस्टेंट क्या आया था भैया, के आया था, के, इसको बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट, कूलम्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है, याद रखेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसका एक और फार्मूला भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट के इट इज कॉल्ड परमिटिविटी। परमिटिविटी क्या होती है ये भी हम समझ लेते हैं। परमिटिविटी, परमिटिविटी, आप लोगों ने 2 चार्जेस लिए, ठीक है, लेट से आपने 2 चार्जेस लिए, ये वाले एक दूसरे को ट्रैक कर रहे हैं जैसे। अब इनके दरमियान आपको क्या दिख रहा है, एयर, इनके दरमियान भैया एयर है, कुछ भी नहीं है। और अगर मैं अपना हाथ रखता हूं, ये देखें यहाँ पे, अब देखें ये अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन पहले इनके दरमियान एयर थी। अगर मैं इसको अब रखा मैंने ऊपर, भैया ये देखो ऊपर है इसके, ये देखें इसके ऊपर ऐसे, अब मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे इसके नीचे, तो क्या होगा, ये नहीं अट्रैक्ट कर रहा, लेकिन यहाँ अट्रैक्ट कर रहा है लाइक दिस। तो इसको आप लोग देखें, अगर मैंने ये हाथ रखा तो क्या किया, इसने इन दोनों की फोर्स को गायब कर दिया, खा लिया इसने। परमिटिविटी क्या है कि मीडियम, जब मेरा हाथ आया, इस तरह आप पेजेस रख के देखें, वुड रख के देखें, प्लास्टिक रख के देखें, गिलास रख के देखें, तो जब भी हमारे पास 2 चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आएगा तो वो उनकी फोर्स को कुछ ना कुछ खा जाएगा। मेरा हाथ तो सारे खा रहा है, ये भूखा है, भूख लगी हुई है। तो आप लोगों ने पहले थोड़े पेजेस रख के देखने हैं, फिर पूरा रजिस्टर रख के देखना है, फिर आप लोगों ने वुड रख के देना है, फिर प्लास्टिक गिलास। आप लोग देखेंगे कि हमारे पास इसको रखने से, मीडियम के आने से फोर्स जो है वो कम हो गया। एक्चुअली हुआ क्या, इस मीडियम ने उसकी फोर्स को खा लिया। ये जो खाने की प्रॉपर्टी है, अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी है मीडियम के अंदर, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। द अबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम टू अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और अब्जॉर्ब द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और ये जो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये नॉट जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कुछ नहीं है। ये जो छोटा सा नॉट हमने लिखा हुआ है, ये शरारती सा नॉट जो है ये वाला, इसको मैं जरा दोबारा लिख देता हूं। हाँ जी, ये वाला नॉट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्पेस है भैया, कुछ नहीं। और इसकी भी स्पेसिफिक वैल्यू होती है ई नॉट, 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, ओल्ड बुक्स के अंदर एक बात जो आप लोग याद रखेंगे, उसमें ये न्यूटन के इसकी यूनिट आप लोग ठीक कर लीजिएगा। और एक चीज जो ओल्ड बुक्स में है, वहां पे 1874 लिखा होगा, उसको आप 1784 कर लीजिएगा ईयर में। तो ये इसकी कॉलम्स की बात होगी, कांस्टेंट की बात होगी, लेकिन डिपेंडेंस भी रहती है। इसकी डिपेंडेंस जो है 2 चीजों पे होती है। डिपेंडेंस नंबर 1, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट। नंबर 2, मीडियम बिटवीन चार्जेस, मीडियम बिटवीन चार्जेस।
अब ये क्या होता है सिस्टम ऑफ यूनिट, हमारे पास 3 यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट से पहले, एसआई से पहले, अगर जिन बच्चों को नहीं याद तो मैं सारे लिख रहा हूँ। पहले था सीजीएस, उसके बाद फिर आया एफपीएस, फिर उसके बाद आया एमकेएस, ये 3 सिस्टम थे पहले। फिर उसके बाद आया एसआई सिस्टम, जो हमने वैल्यू लिखी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सिर्फ एसआई सिस्टम के लिए भैया। सीजीएस में इसकी वैल्यू कुछ और होगी, एफपीएस में कुछ और होगी, और एमकेएस में कुछ और होगी। मैं सीजीएस की बताता हूँ। सीजीएस में इसकी वैल्यू जो है 1 है, k = 1 है। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट पे भी वैल्यू डिपेंड करती है। मीडियम बिटवीन चार्जेस, अगर मीडियम आएगा तो आप लोग देख सकते हैं प्रीवियस पेज के ऊपर, यहाँ स्लाइड के ऊपर, कि k का परमिटिविटी साथ करेक्शन था इनवर्स। अगर मीडियम चेंज होगा तो k की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मीडियम जो है वो इफेक्ट करता है k की वैल्यू को। अच्छा, यहाँ पे जब मीडियम आया तो आपने देखा फोर्स रिड्यूस हुई, तो जारी बात है इसका इनवर्स सिस्टम बन गया। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे कि हमारे पास मीडियम, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, बस आप ये 2 पॉइंट लिख देंगे। मीडियम का यहाँ पे एब्सोल्यूट परमिटिविटी साथ जो वो इनवर्स रिलेशन है, ये भी आपको पता है। अब यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, 1/4 यहाँ 4 पाई कहाँ से आया। देखिए हमारे पास जो चार्ज होता है, चार्ज के अराउंड जो फील्ड होता है, ये फील्ड, ये सारा फील्ड आपको पता है ये सारा क्या बना रहा है, स्पेस, तरबूजा बना रहा है, खरबूजा, या फुटबॉल बना रहा है, ये फुटबॉल बना रहा है, ठीक है। एक सर्कल में पूरा एंगल कितना होता है, एक सर्कल में 360, उसको आप क्या बोलते हैं 2 पाई। और एक स्फीयर में, एक फुटबॉल में कितना होता है, वो होता है 4 पाई। देखें मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, इसको यहाँ पे 4 लगता है, मैं इसको यहाँ रखूंगा, वेरी बार इसको यहाँ 4 लगेगा, इसको यहाँ रखता हूँ, इसको यहाँ 4 लगेगा। इस चार्ज से कितनी डायरेक्शन में फोर्स निकल रहा है, इस चार्ज से तो भाई 4 पाई डायरेक्शन में फोर्स निकल रहा है। कितनी डायरेक्शन में निकल रहा है, 4 पाई में। लेकिन मैं तो इसको एक टाइम, इस वाले को एक टाइम में रख सकता हूँ ना भाई यहाँ पे, तो इसको 4 पाई में से कितना मिला, 1। तो इसलिए इसके साथ जो है k के साथ क्या आया, 1/4 पाई, के इसको 1 मिल रही है जस्ट कितनी लाइन में से, 4 पाई में से। तो इस तरह से इन्होंने ये जो है 4 पाई एप्सिलॉन का कॉन्सेप्ट दिया, जो कि काम था, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर खत्म हो गया। अब इसे जरा दोबारा से रिव्यू कर देता हूँ ताकि आप लोग जो है वो शांति से इसको देख सकें, आपको समझ आ जाए लेक्चर क्या था। पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया, फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर, सारा ये सारा। उसके बाद ये वाली स्लाइड छोड़ने, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताई। हाँ, इसमें भी इनवर्स स्क्वायर लॉ, सेंट्रल फोर्स, पॉइंट मैसेज का कॉन्सेप्ट दिया आप लोगों को, ये लेकिन आप लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है स्टेटमेंट, मैथमेटिकल फॉर्म, ये आप लेके चलेंगे। डायरेक्शन वाली बात लिखेंगे, ये डायग्राम बनानी है, ये और एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है इसमें। उसके बाद है आप लोग कांस्टेंट एंड डिपेंडेंस, कांस्टेंट की वैल्यू, और फिर डिपेंडेंस पे चले जाएंगे आप लोग, ये सारा। तो ये सारा आप लोग करेंगे तो आपका लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। बाकी जो है वो देखने के लिए आप लोग जो है वो बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि जब मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई वकास ने लेक्चर अपलोड कर दिया है, और आप लोग देख सकें। थैंक यू सो मच, कीप वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।